Yeah, good morning, everyone. Uh, I hope my voice is audible to each one of you. If it's audible, please give me yes. Good morning, Astha. Good morning, Priyanshu, Divya. So, just we are starting in a couple minutes. We have to go to a new topic, totally new topic. So, we will start it. Just wait for 1 minute, and we will going to start it. Till then, please rearrange yourself. Yeah, good morning, everyone, once again, and all who have joined us. A great good morning. The things now has been somehow changed a little bit. I hope everyone have attended the last session by Sanket sir about the new changes that was going to affected in the CAD paper. So everyone is well aware about. So this is a, I will say it is having both the way effect. It has a good effect as well as the some little bit competitive effect. I will not say bad effect because nothing is going to bad here. It is actually from my perspective it is always going to be good here because जैसे अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 3 घंटे का पेपर यार द लेंथ एंड द टाइम इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट because particularly for my section where we are concerned, that is quants. तो वहाँ पे एक बहुत खास चीज़ होती थी अभी तक कि आफ्टर गेटिंग 2 hours exhausted, after getting 2 hours exhausted, if you go there and sit in a paper, and after 2 hours you will get a mauka to do the question from quants. क्वांट सेक्शन तब ओपन होता था 2 घंटे बीतने के बाद, and at that time when there is 2 hours you are struggling on the screen of the computer and you don't know what the screen will be, how the value screen will be, how the brightness will be, there are a lot of difficulty, there are a lot of different circumstances comes in around the paper. सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि 2 घंटे के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता था जैसे क्वांट जैसे बहुत सारे लोगों का, वो उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे क्योंकि फैटीग इज वन थिंग दैट इनिशियली कम्स इन द बॉडी, जो आ ही जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो कि यू विल नॉट गो इट गेट टायर्ड एंड हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस इट, बट यस इट अफेक्ट्स because in the last hours and for the last 5 to 10 minutes when it seems that कि अब तो पेपर बस खत्म होने वाला है, अपने आप सबमिट हो जाएगा, people are worried about कि मैंने कौन से टिक किए हैं, कौन से टिक नहीं किए हैं, and a lot of things happen. तो 2 घंटे के तो पहले जब ज़्यादा टाइम होता था तो मेरे हिसाब से वो एक चीज़ के लिए अच्छा होता था, 3 आवर पेपर एक चीज़ के लिए अच्छा था, वो था आप इंग्लिश वाला जो सेक्शन था उसको बड़े तसल्ली से करते थे बिकॉज तभी उसमें सबके जो नॉर्मली अटेम्प्टेड होते थे वो ठीक ठाक होते थे, एवरीवन
आप पूछो किसी से कि इंग्लिश वाले वीआरसी सेक्शन में कितना अटेम्प्ट किया है, तो एवरीवन टेल यू कि मैंने 25 किया, मैंने 24 किया, कुछ लोग 28 करते थे, कुछ लोग 30 तक करके आते थे। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले सेक्शन में आपको इत्मीनान करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई कैट की प्रिपरेशन कर रहा है एंड ही और सी हैज गॉट थ्रू लॉट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो एक आरसी को पढ़ने में टाइम कम हो जाते हो। ऑब्वियसली आप कैट की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, लाइक इंग्लिश बहुत पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाती है। सो रीडिंग स्पीड का एक फ़ायदा कैट के पेपर में मिलता था हमेशा से, ठीक है, क्योंकि जब मैं बैठता था, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मुझे पता था कि मुझे कितने पैसेज पढ़ने हैं, और जितने पैसेज पढ़ने होते थे, एक बार तो लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन आई वाज अपीयरिंग इन द कैट, so I have attempted about almost every question, in the VRC section, जबकि मैं इंग्लिश में बहुत, I will not say कि I am very talented English professional, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन yes, I read and I do the problems based on the RC, and that year the percentile also very wonderful, 99 में approx था मेरा percentile in the seriously in the English. So that was one thing, क्योंकि आप पढ़ लेते हो, वहां पे आपको नहीं मिलेगा। यस, वीआरसी सेक्शन में थोड़ा सा इसका नुकसान होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें आपको फायदा जो मिलेगा वो क्वांट्स के सेक्शन में मिलेगा, क्योंकि आफ्टर 80 मिनट्स आप जब आ रहे हो क्वांट सेक्शन को देखने के लिए, तो रिलेटिवली 1 घंटे बाद इतना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, ना ही आप इतने फैटिग में होते हो कि आप उसको कर नहीं पाओगे। सो दिस इज वन पॉजिटिव साइड फॉर मी एज वेल, विच आई वॉन्ट टू एम्फेसिस। मैं आप लोगों को भी बताना चाहता था कि एक चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि अगर आपने क्वांट्स में मेहनत की है, आई होप सबसे ज़्यादा मेहनत अगर हम लोग करवाते हैं तो क्वांट्स में ही करवाते हैं, क्योंकि यू आर हैविंग कंटिन्यूसली द सेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, quants, and we have invested so much of our time in the quants. I know that is a little bit difficult for a non-mathematical background student, but yes, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए भी इतना कुछ नहीं, और क्योंकि पेपर को उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, तो वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल चेंज करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल विल नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज दे वांट इट कि डाइवर्सिटी आए। एवरी IIM इज ट्राइंग टू गेट डाइवर्स बाय एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो उनको हर फील्ड से बच्चे चाहिए। सो दे विल नॉट गोइंग टू चेंज द पैटर्न ऑफ द पेपर विद सूटेड इंजीनियर्स। यस, दे विल डू दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो थोड़ा सा लॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो करते हैं DILR के पेपर में ही। DILR विल ऑलवेज गोइंग टू बी ए नर्व कंट्रोलिंग गेम। आप कितना अपने आप को नर्व कंट्रोल करते हो, ये आपका DILR का टोटल फंडामेंटल है। बट यस, DILR में एक चीज़ तो होगा ही कि परसेंटाइल, जब 1 घंटे का पेपर होता था तो परसेंटाइल आर ऑलवेज हाई ऑन द लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अब तो और ज़्यादा चांसेज हैं इस चीज़ के कि आप अगर आपने थोड़ा सा सही से कर लिया, अगर 2-3 सेट कर लिए, तो यू विल गेट इन द 99 जोन। सो दिस इज ऑल्सो ए बिग अपॉर्चुनिटी इन द DILR टू कंट्रोल योर नर्व। 40 मिनट अपने आप को कंट्रोल करके, अपने नर्व्स को कंट्रोल करके किस तरीके से DILR के क्वेश्चंस करने हैं, दैट विल गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल कंसर्न। और जब 20 तारीख या 21 तारीख को जब इनका नोटिफिकेशन पूरा आउट हो जाएगा, व्हेन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो डिस्कस्ड, देन इट इज गोइंग टू बी ए वेरी क्लियर पिक्चर कि क्या होना है। और आप लोग, आई थिंक यू ऑल आर इन द लूप ऑफ गेटिंग द अपडेट्स, सो just wait for that कि they will not going to change the pattern very much, number of questions, क्योंकि number of questions, yes, one problem is there, अब अगर उन्होंने number of questions को कम कर दिया, then you will have to be a little bit on worry side, because now the options will be less for obviously आप लेफ्ट ओवर नहीं कर सकते हैं, आप पेपर को आपको पूरा करना पड़ेगा, एंड दैट्स नीड द थिंग्स दैट आपको एक बार सब पढ़ना पड़ेगा। यू कांट हैव द ऑप्शंस। जैसे अभी तक क्वांट्स में मोस्ट ऑफ द पीपल टेक द ऑप्शंस कि मॉडर्न मैथ छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 2-3 सवाल आएंगे, 34 में से 2-3 सवाल कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आई हैव स्टिल 20 to 24 क्वेश्चन टू डू अपार्ट फ्रॉम अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक मिला के। लेकिन जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अगर 24-25 हो गए,
तो देन इट विल बी ए प्रॉब्लम कि हाउ आई विल डू इट, बिकॉज एट दैट टाइम यू कांट गेट कि मैं अगर 2 सवाल मान लो, 2 सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 1 सवाल प्रोबेबिलिटी से आ गया, 3 सवाल, अगर मैं 3 सवाल छोड़ दूंगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन विल सर्टेनिटली ड्रॉप. तो दैट इज वन थिंग. तो इफ दिस थिंग्स हैव टू कीप इन माइंड कि क्या हुआ है. तो नंबर ऑफ पेपर्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा. सो जस्ट वेट फॉर इट, वेट एंड वॉच. पॉलिसी रखते हैं अभी फिलहाल, फिर बाद में सारी चीज़ों को वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल्सो. एंड यस, द चेंज स्ट्रैटेजी शुड बी देयर. आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को चेंज करना ही पड़ेगा. बट यस, कीप प्रैक्टिसिंग, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि कैट का पेपर कभी भी ऐसा हवा हवाई नहीं बनता है क्योंकि उन्होंने कुछ भी पैटर्न चेंज कर दिया, कुछ भी बनाने लगे. दे हैव चेंजेस पैटर्न लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम. स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 2000 के बाद, जब से एक कैट के पेपर का चार्म बढ़ा, क्रेज बढ़ा है, तब से उन्होंने बहुत साल, बहुत बार पेपर के पैटर्न को चेंज किया है. ठीक है. पेन एंड पेपर मेथड, दे हैव बीन पेपर of 2 hours, then they have go for the 3 hours, then have totally eliminated the section of the ILR and merge it with VAR, merge with आधा VARC के साथ, आधा क्वांट्स के साथ. इन्होंने ऐसा भी कर रखा था कि एक बार में से 2 पेपर लेते थे. तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपडेट किया है अपने आप को. तो दे विल अपडेट एंड दे विल बी टेलिंग अस कि यस, द चेंज इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ. यू हैव टू बी रेडी फॉर द चेंजेस. ठीक है. एंड नथिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर प्रिपरेशन. सारी स्ट्रैटेजी उसी पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो. ठीक है. और ट्राई टू क्लियर द फंडामेंटल, ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स एंड डोंट गो फॉर ट्रिक्स. दैट्स वन मोर थिंग. ट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बिकॉज व्हेन द पेपर इज लिटिल बिट, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेस, तो वहाँ पे वो ट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछेंगे. दे विल आस्क क्वेश्चन वेयर यू हैव टू गेट ए कंसेप्ट, देयर ए कंसेप्ट, और यू हैव टू अप्लाई द थिंग्स. ठीक है. जब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं तो कोई भी डायरेक्ट और ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. दैट्स वन पैटर्न जो कभी भी पेपर सेटर दिमाग में रखता है. ठीक है. तो दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. सो it is good as well as little bit worry, but don't worry, I hope everyone will get the things on the time. And you have a lot of time to revise, because you are the batch which have mostly completed the syllabus in every aspect. So after completion of everything, just one thing is needed, that lot of discussions, lot of test maneuverings, and I hope everyone will try to do it all their personal front, as well as we will try to push you in this direction. So let's hope we'll make a change, we will make a difference, and we will come out as a winner in this duel. Okay guys, so let's just start it. My screen is visible. Is my screen is visible to everyone? Okay, good. So we are here to an entirely new chapter, that is, we'll write it at cat probability. And of course, our last chapter, officially, we will discuss it, the little bit of Venn diagram, little bit of set theory, but that was in the part of discussion. So guys, cat probability, there are a lot of things that cat probability, and probability is not a subject जिसको आप एक क्वेश्चन में कवर अप कर सकते हो. तो आई विल ट्राई टू गिव यू द बेसिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जिससे कि अगर कोई बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आता है, तो वी आर एबल टू डू इट, because it have some conditional probability, it have the total probability law, it has the Bayes theorem, and some very basic important of the Venn diagram is also introduced here. So बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने को, एंड इट्स अ ह्यूज चैप्टर, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट विल बी नीडेड फॉर एवरीवन व्हेन यू गो इन द एमबीए कॉलेज. आप सिर्फ यहाँ पे इसका पाला नहीं पड़ेगा, आप जब एमबीए कॉलेज में जाओगे एंड यू आर डूइंग सम
econometrics, you are doing some financial modeling, you are doing some uh, growth trajectory processes. So you are basically trying to find the probability of the events. So a lot of thing in the corporate and lot of thing in your higher studies will be totally related to this chapter, probability. तो अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं, अभी से कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए सारी चीज़ें कि व्हाट दे विल वांट. सो कैन यू टेल मी प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी? In a basic layman language, it is the chances of occurrence of an event. किसी भी एक इवेंट के अकर करने के चांस की बात करते हैं, ठीक है. चांसेज ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, ठीक है. इसी को एक और वर्ड में कभी कभी थोड़ा सा फैंसी वर्ड में ऐसे लिखा जाता है, इट इज द मेजर ऑफ likelihood, measure of likelihood for occurrence of a event. Measure of likelihood is also the same thing, likelihood is also the same thing, it's the probability, ठीक है. तो मतलब एक इवेंट होगा तो कितने चांसेज हैं, होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को जो डिस्कस करता है वो चीज़ हमारा क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी डिसाइड करने के पहले वी शुड हैव टू डिसाइड कि हम किस इवेंट के होने नहीं होने की बात कर रहे हैं. तो देयर आर 2-3 मोर थिंग्स. वन थिंग इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट. इफ आई विल से एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी प्रयोग हो रहा है. जैसे इफ आई एम टॉसिंग ए क्वाइन और इफ आई एम रोलिंग ए डाइस, दीज आर बेसिकली द एक्सपेरिमेंट वेयर सम आउटपुट्स आर पॉसिबल. किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपको पता होता है कि कुछ आउटपुट आ रहा है, देयर कैन बी सम आउटपुट, मे बी सम आर फेवरेबल, सम आर नॉन फेवरेबल, बट यस व्हेन वी डू सम एक्सपेरिमेंट इट मोस्टली कंटेन्स सम आउटपुट. तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ही होता है कि इट्स कम्स विथ सम आउटपुट, ठीक है. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ आउटपुट निकलेगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है. अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में देयर कैन बी लॉट ऑफ आउटपुट. तो जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगा, जो हमारा फेवरेबल आउटपुट होगा, या उसी को हम लोग डिक्लेयर करते हैं एज माई इवेंट, उसी को हम लोग डिक्लेयर करते हैं एज आवर इवेंट, ठीक है. तो इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट इज एनी आउटकम और सेट ऑफ आउटकम फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट. जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम होता है वही हमारा क्या है? इवेंट है, ठीक है. तो इवेंट इज डिसाइडेड एज द सेट ऑफ outcome or any outcome from an experiment. Like when we say tossing of a coin, tossing of a coin, ठीक है. If tossing of a coin is my experiment, what can be the event? Event क्या क्या हो सकते हैं? Event हो सकते हैं to getting a head and getting a tail. These are called as the events, ठीक है. तो तभी जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं पहली लाइन में, चांसेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. अब इसमें जैसे एक टॉस क्वाइन किया, एक एक क्वाइन को टॉस किया, तो हम अगर ये पूछें कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो बेसिकली वी आर मेजरिंग कि एक इवेंट है जिसको हम लोग कहते हैं गेटिंग ए हेड, उसके होने की कितने चांसेज हैं. इज इट अंडरस्टैंडेबल to everyone what I am talking about the experiment and event? Yes or no? Is it clear to everyone? So first thing in the probability, because I will say the event as the bottom line of the probability, I will declare first. तो किसी भी काम के लिए आपको bottom line decide करना पड़ता है, तो at the same time we will decide the bottom line as the event,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए मुझे ए जरूरी है पता होना कि इवेंट क्या है, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड द event or define the event before going to find the probability of the event. Okay, that is fine. So the first thing that we need to get is the definition of event कि हमारे experiment में कौन सा event हो रहा है. Now there is one more thing that comes as a definition, that is called as sample space of event. देखो, प्रोबेबिलिटी इज वन चैप्टर विच कैन बी, अगर एक स्टैटिस्टिक्स के बंदे से मिलोगे तो ही विल डिसाइड दैट प्रोबेबिलिटी इन सम डिफरेंट वे. इफ यू मीट इकोनॉमिस्ट, he will define the probability in some different way, and when you are just going for aptitude preparation, it can be defined in some different way. But yes, I will want to amalgate these things in a common space and little bit of discussion on it. Sample space of the event, can you tell me what is the sample space for event? Anyone have any idea? सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, स्टैट्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स, तो you guys are mostly aware about it. Sample space for event. Yes, Vishesh, wonderful. It's a simply sample space of event is the all number of possible outcome from a event. ठीक है, अगर कभी भी सैंपल स्पेस की बात की जाएगी, सैंपल स्पेस की बात की जाएगी, तो बोला जाएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच कैन अपीयर, ठीक है, विच कैन हैपन, यस, all collection of possibilities which can happen for any experiment is called as the sample space. ठीक है, यहाँ पे that is one wrong thing to sample space of the experiment, please write it as sample space only. ठीक है, event के लिए sample space नहीं define होता है, sample space is always defined for the experiment. So basically it is the collection of all possible outcome. ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज बेसिकली सैंपल स्पेस. अब इसी से प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग शुरू होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज व्हाट आई विल से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ favorable outcomes divided by number of all possible outcomes. ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है कि जो हमारा इवेंट जितना आउटकम में हो रहा है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जितनी वैल्यू है. तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, दिस कैन बी रिटन इन दैट वे. एन ऑफ ई इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जितने में हमारा फेवरेबल इवेंट हो रहा है वो हम लिखेंगे एन ऑफ ई. एन इज फॉर द नंबर डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. एन ऑफ एस का मतलब होता है इट इज कॉल्ड द नंबर इन सैंपल स्पेस. हैव यू गॉट दिस फॉर्मूला? n of e divided by n of s. Remember this, number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. That's a very simple way to define a probability for any event. ठीक है, probability को ही कभी कभी किसी और when you go in the language of stats or in the data, it will also called as the frequency of event. Sometimes it will written as the frequency. फ्रीक्वेंसी का मतलब भी होता है कि किस फ्रीक्वेंटली कितने टाइम के बाद ये चीजें हो रही हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? इज द डेफिनेशन इज क्लियर? नाउ द इवेंट कैन बी ऑफ द टू टाइप्स. किसी भी इवेंट को हम लोग बेसिकली दो तरीके से बता सकते हैं.
एक इवेंट ऐसे इवेंट्स विच इज श्योर टू अकर, देयर विल बी सम इवेंट वेयर इट इज श्योर टू अकर, ठीक है। जैसे अगर एक्सपेरिमेंट में बोलूं कि सन राइजिंग, ठीक है, सन राइजिंग इन मॉर्निंग, ठीक है, सन राइजिंग इन मॉर्निंग, एंड एक इवेंट डिसाइड करूं कि सन राइजेज इन ईस्ट, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट सनराइज अगर करेगा तो ईस्ट में ही करेगा, देयर इज नो अदर चांस, मीन्स इट इज ए श्योर इवेंट, ठीक है। तो इफ ए इवेंट इज श्योर टू अकर, इसका मतलब होता है कि इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू इक्वल एज 1, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स। इफ एन इवेंट E is sure to occur, we say probability of that event is equals to 1। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 के बराबर होगी। इक्वल्स टू 1 इस वजह से हो गया क्योंकि एज वी थिंक कि फेवरेबल एंड पूरा सैंपल स्पेस दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, तो इट विल बी कॉल्ड एज द सर्टेन events. These are called as certain events. Now next thing, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसको पता है कि वो कभी भी अकर नहीं कर सकते हैं, नॉट टू अकर। लाइक इफ आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट कॉल रोलिंग ऑफ ए डाइस, मैं एक डाइस को रोल करता हूँ और आई एम आस्किंग यू दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग देन 6, ठीक है, कि 6 से बड़े नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी? एक डाइस में क्या 6 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है गाइस? एनीवन? कोई बड़ा नंबर आ सकता है? आज तक तुम लोग सबने लूडो खेला होगा, डाइस रोल किया होगा, 6 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है? डिजिट नहीं आ सकता, मतलब कि ऐसा इवेंट कभी भी नहीं होगा। एन इवेंट इज श्योर नॉट टू अकर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज कॉल्ड एज 0। ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है और दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। तो देयर इज लोअर एंड विच इज कॉल्ड एज द sure event, so impossible event, and higher end that is called as the certain event or sure event. In between, the probability of all the events is calculated. So this is one very important point. The lower limit of the probability will be 0 and upper limit of the probability will be going to 1, ठीक है। तो probability का मतलब होता है कि lower limit is 0 and upper limit is 1. Is this fine? अगर आप कभी भी इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी, अगर इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हो। 1 से बड़ा कभी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं आ सकती इन आइदर ऑफ द कंडीशन। आप किस भी कंडीशन लगा लो, इट इज नॉट गेटिंग ए वैल्यू ग्रेटर देन 1। ओके, इज दिस फाइन? Now there is some more things that द फर्स्ट थिंग कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डिफिनेशंस होते हैं इसमें, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा जिसमें हमें हमारी ज़रूरत होगी। जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। मैंने बता दिया पहले ही कि प्रोबेबिलिटी इज ए वेरी डीप टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैथ्स में आज तक जो कुछ पढ़ा है, क्योंकि एज ए मैथमेटिशियन इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हायर स्टडी, कोई पीएचडी करना के कुछ भी करना चाहता हो अपने जीवन में, बहुत बड़ा रिसर्च करना चाहते हो, यू वांट टू बी सिटेड इन ऑक्सफोर्ड एज ए प्रोफेसर ऑफ समथिंग, मैनेजमेंट स्टडी और एनीथिंग, तो यू हैव टू वेरी डीप हैंड्स ऑन द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि लाइफ में सब कुछ आके एक जगह जुड़ जाती है और वो जगह होता है सैंपल ऑफ डेटा और उसका एनालिसिस, ठीक है। आप कितना बेटर एनालिसिस करते हो, तो दैट्स वेयर the
main path of trajectory of the academic brilliance, I will say, starts. So a lot of things, this subject is very, very deep. So the second thing, there is one thing called कि अगर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी P of E है तो इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, ठीक है। तो इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E not occurring should be equals to 1 minus P of, it is equals to 1 minus P of E. 1 minus P of E का मतलब है कि भाई ये इवेंट नहीं अकर करेगा। जैसे मैं बोलूं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए शॉट, ठीक है, गेटिंग ए शॉट इज 0.6, so what is the probability of not getting the shot? Not getting the shot is simply 0.4, so it is 1 minus P of E. एक और डेफिनेशन बहुत जगह देखा होगा, कभी भी अगर बहुत सारी किताबें पढ़ते होगे तो देयर इज वन थिंग, ऑड ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का ही ये पार्ट होता है। ऑड्स इन फेवर मतलब कितने इवेंट ऐसे हैं जो कि हमारे फेवर में है। तो इट इज नॉट द सेम एज द प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट द सेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इसका डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, तो बहुत बार क्या होगा कि आपको ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट दिया होगा, ठीक है। ऑड इन फेवर का मतलब होता है रेशियो है नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल, ठीक है। if you can't say that की probability is same at odd in favor, odd in favor is not as probability, ठीक है। अरे सिंपली जैसे अगर मैं बोलूं कि find the probability of getting a, find the probability, sorry, find the odd in favor of getting a even number in, find the probability odd in favor of getting a even number in a roll of dice, ठीक है। इन ए रोल ऑफ डाइस एक इवन नंबर की ऑड इन फेवर निकालना है, इवन नंबर आने की। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज इज व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 3 केस आ सकते हैं। एंड नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेज भी क्या है, 3 होंगे। तो 3/3, तो इट शुड बी इक्वल एज 1। गेट द एग्जांपल कि ऑड इन फेवर का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑड इन फेवर निकाला जाता है। इसी तरीके से एक और रेशियो होता है डेट इज ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट जस्ट उसका उल्टा होता है। ऑड अगेंस्ट का मतलब है नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। यस, सो दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। So before we going to get in the deep of that the mutually exclusive और ये सब जब जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा। The one thing that I will start, क्योंकि यहाँ से जब आगे मैं बढ़ रहा हूँ तो मैं एक कोशिश करूंगा कि पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे पकड़ना और कैसे करना है उसके बारे में डेफिनेशन डिसाइड करना ज़्यादा जरूरी है। तो देयर इज टू कंसेप्ट, देयर इज टू कंसेप्ट, वन कंसेप्ट इज एंड, देखो अब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। So there are two concepts which is very easy to keep in mind. One is the and concept and one is the or concept. And जब लगता था तो in permutation combination what we have seen, in permutation combination we have seen one thing कि जब and लग रहा था तो क्या हो रहा था, क्या होता था, just tell me guys, multiplication होता था या division होता था, सॉरी मल्टीप्लिकेशन होता था या एडिशन होता था। और एंड कब लगता था,
when we are getting and, when two events are in combination, in connected, और आई विल से कि इवेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते थे या नहीं करते थे, मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस होने के लिए जब दो से ज्यादा इवेंट, एक से ज्यादा इवेंट को रिलेटेड होते थे तो वी आर कॉलिंग इट एज एंड, ठीक है, एंड का केस बनता था। और जब इवेंट्स हमारे अनकोरिलेटेड होते थे तो आइदर वी कैन यूज वन इवेंट और अदर इवेंट, तो वहां पे हम लोग और का यूज करते थे। जस्ट इट, yes, I will come to that thing, inclusive, and there are a lot of definition, mutually inclusive, there is thing independent, बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स सी वन बाय वन, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, इफ आई आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number greater than 2 in a throw of unbiased dice, what is the probability of getting a number greater than 2 in a throw of unbiased dice? Yes, tell me. 2/3? Yes, this thing can be done in two way. इसको दो तरीके से किया जा सकता है। 2/3, ठीक है, दो तरीके से किया जा सकता है। पहले हम लोग एक इवेंट डिक्लेयर कर देते हैं, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, दिस इज माय इवेंट। सो मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो इट इज गोइंग टू बी n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। n ऑफ s में कितने नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अनबायस्ड डाइस अगर रोल करेंगे तो दिस सैंपल स्पेस हैज कंसिस्ट हाउ मेनी वैल्यूज, शुड कंसिस्ट 6 वैल्यूज, 6 अलग अलग आ सकते हैं वैल्यूज, तो दिस कैन बी डिवाइडेड बाई 6। और हमारे फेवरेबल इवेंट कितने हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन 2 चाहिए, मतलब 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब उनमें से जो सैंपल स्पेस बना है, सैंपल स्पेस यही ना है ना हमारा, 2 3 4 5 6। So apart in this 6 sample space values, what are we looking for these values? ठीक है, this is my favorable. So this 4/6, 4/6 will equals to 2/3। एक तो ये तरीका है जिससे आई होप तुम लोगों ने किया होगा, ठीक है। नाउ आई वांट टू ब्रेक इट इन द मोस्ट बेसिक कंजंक्शन एंड एन और। एंड एन और में इसको मैं तोड़ के करने की कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या होगा। तो दिस सेकंड प्रोसेस टू स्टार्ट, सेकंड मेथड जो ज़्यादा आसान है एज्यूम करना, क्योंकि ए डायरेक्ट मेथड कभी कभी इट बिकम्स लेंदी, ठीक है। तो द इवेंट मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, गेटिंग ए 3, गेटिंग ए 4, गेटिंग ए 5 एंड गेटिंग ए 6, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, एंड होगा या और होगा। अगर मैं इवेंट्स को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, गेटिंग ए 3, गेटिंग ए 4, गेटिंग ए 5, गेटिंग ए 6, इनके बीच में एंड होगा या और होगा। और आई कैन से कि 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, ठीक है, दिस इज। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 3 इन अ रोल ऑफ डाइस इज हाउ मच? Yes guys, come on. 1/6. Similarly, probability of getting a 4 is once again 1/6. Probability of getting 5 is once again 1/6, and probability of getting 6 is also 1/6, ठीक है।
इफ वी हैव टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ माई इवेंट, सो दिस इज ए और इवेंट, और कंजंक्शन यूज किया गया है यहाँ पे, तो वी विल एड देम P3 P4 P5 प्लस P6, ऐड करके देखो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना आएगा? Should it be 4/6? Should we are getting the same answer, everyone? Yes or no? Tell me. You are getting the same answer, 4/6 or 2/3? Now, यहाँ पे एस इवेंट्स को मैंने ऐड अप कर दिया क्योंकि और लगा, और तभी लग सकता है। नाउ कम टू द डेफिनेशन। कंजंक्शन ऑफ और तभी लग सकता है जब मुझे पता हो कि इनमें से एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होगा। जैसे अगर मेरे पास तीन आने की संभावना है तो चार नहीं आ सकता है, और अगर चार आ रहा है तो इसका मतलब है कि 3 5 6 नहीं आ रहे होंगे। तो इस टाइप के इवेंट्स का एक नाम होता है। दिस टाइप ऑफ इवेंट्स विल कॉल्ड बाय ए नेम। क्या का नाम होता है? एनीवन हैव एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया? जब एक इवेंट होता है तो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता है, वी हैव टू कॉल दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट। These sort of events are called as म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का सिंपल, क्योंकि जैसे ही अभी इंडिपेंडेंट इवेंट की बात होगी वैसे ही ये कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड विच इज इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट थिंग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं इफ वन हैपेंस, अगर एक हो रहा है, द अदर कांट हैपन, दूसरा कभी नहीं हो सकता है, या बाकी का कभी भी नहीं हो सकता है। और इन अदर वर्ड्स, द इवेंट्स हैव नो साइमल्टेनियस अकरेंस। अगर किसी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का कभी भी साइमल्टेनियस अकरेंस नहीं होगा तो इट इज कॉल्ड एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो इफ आई से द इवेंट्स हैव नो simultaneous occurrence, so these are called as the mutually exclusive event। जैसे रोलिंग ऑफ ए डाइस की बात करते हैं, इफ इन रोलिंग ऑफ ए डाइस, बहुत से लोग होते हैं कि सर इसका एग्जांपल क्या होगा, तो लेट्स टेक द एग्जांपल। इन द रोलिंग ऑफ ए डाइस, इफ आई डिसाइड ए इवेंट ए एज द गेटिंग एन odd digit, and if I decide event B getting an even digit, बताओ A और B क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं? यस, टेल मी, ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। अगर एक होगा तो दूसरा कभी नहीं होगा, अगर एक ऑड डिजिट आता है तो कभी भी इवन नहीं आएगा। जब ऑड आ रहा होगा तो इवन नहीं आएगा, जब इवन आ रहा होगा तो ऑड नहीं आएगा। मतलब मैं यहाँ पे कह तो सकता हूँ ना कि ए बी आर म्यूचुअली exclusive event. Tell me, can I say this? अब इसी में रोलिंग ऑफ ए डाइस में मैं एक और इवेंट बनाता हूं। दिस टाइम लुक एट इट। गेटिंग ए प्राइम नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। बताओ क्या सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? टेल मी वेदर सी और डी इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
नो, सी और डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ रहा सबको? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस, टू। अगर यहाँ पे एक इवेंट अकरेंस, अगर टू का अकरेंस हो गया तो टू इज ए प्राइम एज वेल एज ए इवन नंबर। तो यहाँ पे दोनों इवेंट एक साथ हो जा रहे हैं। तो यही तो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डिफिनीशन है कि दिस इवेंट हैज नो साइमल्टेनियस अकरेंस। नाउ यू गॉट इट कि व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड व्हाट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेट थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी है सबने, वेन डायग्राम आता है थोड़ा बहुत। if this is set A, if this is set B, ठीक है, there are two sets A and B। ये बताओ in the given figure whether A or B signifies the mutually exclusive event or not mutually exclusive event। in the given figure whether A and B signifies the mutually exclusive event or not mutually exclusive event। they are not mutually exclusive because mutually exclusive event will be look like this if this is A and this is B। अगर ए ऐसा होता तब ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता, ठीक है, तब ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता। तब हम बोलते कि ए और बी, ठीक है, इनके बीच में कोई भी कॉमन अकरेंस नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉट म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलो बोथ में, दोनों में देखते हैं। अगर यहाँ पे तुमसे ए पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, लेट मी चेंज द पेन हियर, it is black color, this one is the first case and this one is the second case, you all have to remember it, ठीक है। now look at it, if I will ask
Yes, now my voice is audible, guys. Actually, I have got disconnected. My voice is audible now. Actually, my laptop has become a desktop, and it has started. It has to be remain running for day. पूरे टाइम चलता रहता है, इसलिए कभी कभी वो बीच में suddenly it stops working. Yes, now what we are looking at here, यहाँ पे देख रहे थे कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के एग्जांपल हैं एंड दिस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, दिस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. Yes, guys, tell me, if I want to find the probability of the event where both the event A और B, ठीक है, A और B का अगर मुझे यहाँ पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है, A और B दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर एक इवेंट है जो बोला जा रहा है कि इट इज आइदर A और B, ठीक है, तो ऐसे केस में A और B के केस में व्हाट द प्रोबेबिलिटी विल बी एडेड. यहाँ पे तुम लोगों ने एक डिफिनीशन पढ़ा होगा, n of A plus n of B, and this is what this area is A intersection B minus n of A intersection B is equals to n of A union B. ये पढ़ा है सबने. This is thing we all have gone through. N of A union B means कि either in A or in B. तो either in A और in B निकालने का मतलब है कि मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा एंड इसके बीच का जो कॉमन है उसको हटाना पड़ता है. ठीक है, दैट्स अ सिंपल लॉजिक हियर. सो N of A union B अगर आपसे पूछा जाता है तो यू विल राइट इन दिस वे, N of A plus N of B minus N of A intersection B. On the same line, if I will ask कि probability of A union B, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P of A plus P of B minus P of A intersection B. ठीक है, कैन वी राइट इन दिस केस कि आइदर A की प्रोबेबिलिटी फिर B की प्रोबेबिलिटी और एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जब A और B दोनों एक साथ आकर कर रहा है, क्योंकि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसमें वी विल राइट इन दिस वे. Is it clear? Is this relation clear? This is simply सेट थ्योरी का रिलेशन को प्रोबेबिलिटी के रिलेशन पे एज इट इज लिख दिया जाता है. ठीक है, लेकिन लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन तो कहीं होगा ही नहीं. ठीक है, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ए इंटरसेक्शन बी तो कहीं होगा ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी. इज इट क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो. सो आई विल से कि व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन एन इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी विल इक्वल्स टू जीरो. इन दिस केस अगर आपसे पी ए यूनियन बी कोई पूछता है, इस केस में अगर पी ए यूनियन बी कोई पूछता है तो व्हाट यू राइट, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी. इज इट क्लियर? टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कभी भी प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्या होता है, एडिशन होता है. ठीक है, सिंपल एडिशन होता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों इवेंट एक साथ अकर करेंगे. तो दिस इज सिंपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. If you remember in this way, it will always be remembered.
हमेशा आपको याद रहेगा कि ये किस तरीके से आया था। जैसे अगर एक क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस इज 1/3 and probability of B winning the race is 1/2. ठीक है। If you have to ask about the probability of either A or B wins the race, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी विंस द रेस, इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितने के बराबर होगी? टेल मी। 5/6? टेल मी। 5/6? yes, both will be added. P of 1/3 plus 1/2 को ऐड कर दो, this will become 5/6. so this is the probability value. ठीक है। अब इसी पे एक और चीज आता है, ठीक है, इस पे ही एक और चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि मेरे लिए वो चीज को भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। जैसे पहले मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एक्चुअली इज द केस। अगर मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट, A hitting the target is 1/3 and probability of B hitting the target is 1/2. ठीक है। What is the probability that both hits the target if one shot is taken by both of them? Yes, tell me. यहाँ पे क्या करूंगा मैं? ऐड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? ध्यान से विशेष। Yeah, any more answers? Visesh has come with a 2/3 and Ayush is 1/6. बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट इज 1/2। ये बताओ क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है? द फर्स्ट थिंग, लेट्स मेक इट more clear. It is mutually exclusive or independent? Think about it. Independent. Is this independent event? How it is independent? क्यों independent है? Because ए को ए का शॉट हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे बी के शॉट के हिट करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज यू एंड योर फ्रेंड इज अपेयरिंग फॉर कैट पेपर, आपका निकलता है कैट में या दूसरे का नहीं निकलता है, या उसका निकलता है आपका भी निकलता है, डजंट एनी हैव एनी रिलेशन, यू बोथ आर इंडिपेंडेंट टू परफॉर्म in the paper. The same thing is happening here. If it should be either by A or by B, कोई भी कर सकता है, because these are not dependent on each other. So these type of events are called as what? Independent event. ऐसे events को कहा जाता है independent event. तो जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है कि probability of both hit the target, both hit the target, तो इसको हम लोग कैसे विजुलाइज कर सकते हैं कि ए ने भी हिट किया होगा टारगेट, ए हिट द टारगेट, बी हिट द टारगेट।
इसके बीच में कौन सा कंजंक्शन यूज करें, एंड और एंड यूज करें या और यूज करें? यस, come on guys, tell me what the conjunction basically we can use. Can we use the and conjunction here? A hit the target and B hit the target. अगर ये दोनों हो रहा है तभी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हिटिंग द टारगेट. सो जहां पे भी एंड आया इसका मतलब है एंड तभी आता है जब किसकी बात की जा रही हो, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात की जा रही. ठीक है, तो एंड कंजंक्शन का यूज तभी होगा व्हेन देयर विल बी द इंडिपेंडेंट इवेंट. ठीक है, तो ऐसी जगहों पे द प्रोडक्ट विल बी मल्टीप्लाइड. जहां पे भी एंड रहेगा वहां पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे. तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B, दैट इज 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1/6. Is it clear? Is it clear what is the difference between the independent event and म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? अगर इतना समझ में आ गया तो कैट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है. एंड और कंजंक्शन यूज करना जिसको आ जाता है तो उसको बाकी नॉलेज की जरूरत नहीं होती, उसको बाकी नॉलेज कम भी हो तो चल जाता है, क्योंकि यू कैन विजुअलाइज द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एंड और, एंड यू कैन गेट द डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस. ठीक है, तो दिस इज वन वे टू deck of cards. One deck of cards consists 52 cards. ठीक है, 52 cards होते हैं deck of cards में. On this 52 cards, which four types are there? Which four types are there? Can anyone help me? मुझे हिंदी वाले याद हैं क्योंकि मैं पत्ते जब खेलता था तो हिंदी वाले खेलता था. टाइप ऑफ कार्ड्स इन अ डेक, इंग्लिश में क्या कहा जाता है उनको? क्लब, डायमंड, हर्ट एंड स्पेड. ठीक है, क्लब, डायमंड, हर्ट एंड स्पेड. ठीक है, क्लब, स्पेड, डायमंड, हर्ट. यस यस, क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट. विच द टू आर रेड. रेड कलर के कौन से होते हैं? एक तो डायमंड होता है और एक हर्ट होता है. डायमंड और हर्ट आर रेड इन कलर. और बाकी ब्लैक वाले कौन से होते हैं? स्पेड एंड क्लब आर black in color. Spade and club are black in color, diamond and heart as red in color. So there is two type of card. ठीक है, लिख के बताना पड़ेगा. Should I write it? In a deck of card, there are four types. Total 52 cards, 13 each for four types. One is, दो रेड होते हैं. रेड वाले कौन से होते हैं? डायमंड एंड हर्ट. और एक होता है क्लब, चिड़ी जिसको कहते हैं, और स्पेड. ठीक है, तुम लोगों ने पता नहीं कितनों लोगों ने खेला है कार्ड, बट दुनिया में जितने भी प्रोबेबिलिटी के रूल्स, दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब उन लोगों ने उनका आविष्कार किया जो कि बहुत ज़्यादा पत्ते खेलते थे. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. अरे यार, हिंदी वाला ही तुम्हें बता रहा हूँ. एक को चिड़ी कहते हैं, एक को लाल पान कहते हैं. स्पेड इज, क्लब इज चिड़ी. दिस इज ईंट, इसको कहते हैं डायमंड को ईंट हिंदी में. इसको कहते हैं लाल, इसको कहते हैं लाल पान. ठीक है, वन इज कॉल्ड एज चिड़ी, दिस इज क्लब, एंड दिस स्पेड इज काला पान. यही होता है चार. ठीक है, नाउ दिस ऑल हैव 13 कार्ड्स ईच. 13 कार्ड्स इसमें कौन कौन से होते हैं कार्ड्स? किंग, क्वीन, जैक. ठीक है, ये तीन होते हैं, किंग, क्वीन और जैक. एक कार्ड होता है कौन सा?
एस, और बाकी यही होता है शायद, आई होप। किंग क्वीन एस एंड बाकी दो से लेके दहले तक, दुग्गी से लेके दहला तक, हम लोग यही कहते हैं ना, दुग्गी से लेके दहला तक होता है, ठीक है। एस इज इक्का, किंग क्वीन जैक, राजा रानी गुलाम, जोकर जो होता है वो शायद उसको यूज कहाँ करते हैं, जोकर वाले कार्ड को? कहीं पे सुना है तुमने? एक क्वीन जैक, ठीक है, और 2 से 10 तक का, क्योंकि कहाँ पे कभी कुछ कुछ गेम्स में जहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड चाहिए होते हैं, ओके, वहां पे सिर्फ जोकर्स का यूज होता है, अदरवाइज जोकर्स आर नॉट यूज इन द ट्रेडिशनल 52 कार्ड्स, ठीक है। तो jokers are basically fanciful cards which has been used to make it more colorful and used in some of the games. So this is the deck of cards, ठीक है, this is the deck of cards. Understand this, guys? Tell me, have you got this? कैसे हो रहा है, क्या होता है, नंबर ऑफ डेक कार्ड्स कितने होते हैं, क्या होते हैं? चलो एक क्वेश्चन कार्ड से कर लेते हैं, अभी कार्ड्स डिस्कस किए हैं तो एक क्वेश्चन इससे कर लेते हैं. One card is drawn from a pack. Find the probability that card drawn is red. जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा. What is the card drawn red की probability कितनी है? अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता है. आयुष, how you are making wrong it guys. 1/2. Why you are rewriting 1/4? अभी तो बताया, दो 13 के 26 हो गए और टोटल 52 थे, तो 26 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड एक सेलेक्ट होगा तो इट विल बी रेड कलर. So it can be write it way of getting red card in single draw. एक ड्रॉ करते हैं कार्ड तो रेड कार्ड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखो, जो लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़े हैं उनको समझ में आएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं. तो 26 कार्ड रेड होते हैं, तो 26 में से कोई एक सेलेक्ट करना है. तो 26C1, 26C1 की वैल्यू 26 ही आती है. NC1 की वैल्यू हमेशा n के बराबर आती है, ठीक है. तो 26C1 की वैल्यू 26 आएगी. एंड टोटल वे ऑफ ड्राइंग वन कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो सकता है? टोटल सैंपल स्पेस हो सकता है 52 कार्ड्स का, ठीक है. तो जिसमें से 26 हमारे फेवरेबल हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमने इवेंट अपना क्या डिक्लेयर किया है कि कार्ड शुड बी रेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कुड बी रिटन एज 26/52 इज इक्वल्स टू 1/. इज दिस फाइन? ये सब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी आपको एग्जाम में मिलेंगे. इन अदर देन कैट, ये भी मैं बता दूं कि कैट के अलावा जो बहुत सारे पेपर होते हैं उसमें आपको मिल सकता है ऐसा. एक और क्वेश्चन है, तुम लोगों ने कैलेंडर पढ़ा है सबने?
हैव यू गॉन थ्रू द कैलेंडर्स? नहीं पढ़ा है कैलेंडर? लेकिन चलो इतना तो आता ही होगा। लीप ईयर देखना आता है? यू नो अबाउट लीप ईयर? व्हाट इज लीप ईयर? So, if we are talking about a question that probability of a leap year selected contains 53 Sundays, मुझे ये बताना है कि ऐसे प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिसमें मैं एक लीप ईयर सेलेक्ट करूं तो उसमें 53 संडे हो। यस, लीप ईयर इज दैट ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लेकिन लीप ईयर की खासियत डिविजिबिलिटी बाय 4 नहीं होती है, ये तो हमको पहचानने के लिए बताया जाता है। लीप ईयर की एक खासियत होती है नंबर ऑफ डेज उसमें एक ज्यादा होता है। देयर इज वन एक्स्ट्रा डे इन द लीप ईयर। एवरीवन इज, आई थिंक, is aware about this. The leap year consists 366 days. वन बाई फोर। अच्छा, एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल ईयर में कितना होता है? 365 डेज। ठीक है, थोड़ा सा कैलेंडर भी पढ़ा देते हैं। 365 डेज। चलो जब ये खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी तो बता देना, कैलेंडर भी आई विल टीच यू वन डे। 365 डेज, तो इन 365 डेज हाउ मेनी वीक्स? कंप्लीट वीक्स बताओ, कितने कंप्लीट वीक्स बनते हैं? आई से 52 कंप्लीट वीक्स। 52 कंप्लीट वीक्स। प्रियांशु 2/7, यस वंडरफुल। 52 कंप्लीट वीक्स में इसका मतलब है कि इट हैज 52 कंप्लीट वीक्स का मतलब है 364 डेज काउंट हो गया। ठीक है, 364 डेज काउंट हो गया। 52 इंटू 7 करोगे तो 364 आएगा, और एक दिन बच गया, मतलब द 365th डे इज रिमेनिंग। वो ऐसा होगा जो किसी वीक, अगले साल के किसी के वीक में आएगा, जिसको हम लोग जब कैलेंडर पढ़ते हैं तो दिस वी कॉल एज द एक्स्ट्रा डे ऑफ द ईयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा डे ऑफ द ईयर। अब अगर लीप ईयर है तो क्या होता है? लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366 डेज होंगे। ठीक है, 366 डे का मतलब है नाउ द एक्स्ट्रा डे विल बी व्हाट? एक एक्स्ट्रा डे होगा या दो एक्स्ट्रा डे होगा? क्योंकि इसमें भी 52 वीक्स बनेगा, लेकिन इस बार देयर इज 2 डेज विच इज एक्स्ट्रा, विच इज इंक्लूडेड इन द अदर ईयर्स वीक। ठीक है, तो इट ऑल्सो हैव द 52 कंप्लीट वीक्स, and there are 2 days now, 365th day and 366th day are remaining। तो ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि किसी साल में 53 संडे होंगे, तो भाई देखो 52 संडे तो किसी भी साल में होगा ही होगा। 52 संडे तो किसी भी साल में होगा, क्योंकि 52 कंप्लीट वीक बन रहे हैं, तो इट विल बी पॉसिबल इन एनी लीप ईयर टू 52 संडे। 50 बट 53 संडे के लिए इसका मतलब क्या है? 53 संडे होने का मतलब है संडे मीन्स आइदर 365th डे इज संडे और 366th डे इज संडे। यही होगा कि 356 डे संडे पड़े या तो 366 डे संडे पड़े, तभी ऐसा हो सकता है। या सुनो, यहाँ तक क्लियर है? दिस इज ए वेरी वेरी फैंसी क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में आता है, छोटे छोटे पेपर्स में बहुत बार आता है।
ठीक है, 365th डे या तो संडे हो या तो 366th डे संडे हो। इज इट क्लियर फॉर दिस डिफिनीशन? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने और कंजंक्शन लगा दिया, यही इसकी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये बताओ 365th डे संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, किसी भी दिन के संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डे टू गेट संडे? 1/7। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए संडे इज हाउ मच? 1/7। ठीक है, तो 65th डे संडे की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7, बीच में और लगा है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा? व्हाट इट विल बी डन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन? बिकॉज वी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर 366 डे संडे पड़ जाता है तो 365 डे संडे नहीं होगा, और 365 डे संडे पड़ जाता है तो 366 डे संडे नहीं होगा, तो इट विल बी एडेड। So my answer will be 1/7 plus 1/7, that is equals to 2/7. Any doubt? Probability is over, मतलब प्रोबेबिलिटी तो शुरू किया है ना, ओवर कहाँ हुआ, मैंने कब कहा कि ओवर हो गया? नो नो नॉट, यस बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज, बहुत ह्यूज पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया है कि व्हाट इज ऑल द प्रोबेबिलिटी मींस, वेयर इज इंडिपेंडेंट इवेंट, वेयर इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आई विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस, मेरे पास बहुत टाइम है, माय सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, तो आई विल टेक 1-2 मोर क्लास इन दिस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो आसान सा क्वेश्चन आया तो नोबडी शुड लेफ्ट इट, दैट इज माय ओनली वन मोटिव behind getting in the probability and permutation combination in a such manner कि छूटे नहीं। पढ़ाने के लिए तो एक दिन में खत्म हो सकता है, 2 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन आई विल गो थ्रू, अगली क्लास में आई विल गो थ्रू द कंजंक्शन ऑफ दिस एंड और। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एंड और दोनों का एप्लीकेशन हो रहा होगा, तो वी विल लुक एट इट कि हाउ टू गेट दैट seriously, as well as we will go to look at how the Bayes theorem work and how the conditional probability will work। ठीक है, बहुत बार रिप्लेसमेंट नॉन रिप्लेसमेंट की बात होती है, देयर इज सम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, जब बायनोमियल प्रोबेबिलिटी की बात होती है तब क्या होगा, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट सेपरेटेड पार्ट, बट द जिस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज दिस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द जिस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, what is actually independent, how to get the independent event, how to get the mutually exclusive event, कैसे करते हैं, ठीक है। So this is what we have to discuss in this class, but from the next session we have to stick with the separate cases। जैसे मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो डेक ऑफ कार्ड में मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा कि भाई रिप्लेस कर दिया तब क्या हो गया, नॉन रिप्लेसमेंट हुआ तब क्या होगा किसी कार्ड का, ठीक है। So there's a lot of questions can be from the conditional, there are a lot of questions from the Bayes, there are a lot of questions from the binomial, ठीक है। So we will see individually one by one that how this will be done। I will not want to burden all of you, so just be doing what you do। आप बाकी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो, द प्रोबेबिलिटी एंड ऑल दैट विल बी डन इन द क्लास एंड इट इज सफिशिएंट, इसके अलावा किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। Is this clear? Anyone have any sort of doubt? Please tell me guys, anyone have any sort of doubt regarding anything in this class? So just keep in mind, कौन सा doubt तुम्हारा, that question you have sent, अरे यार so solve कर लेने दो, you don't be in the such a hurry because some questions are literally I have not, कल शाम में मेरा session था when you have messaged me and after the session I really have forgotten to get in that, so I will revise, I will, when I will do I will tell you an answer, don't worry। तुम्हारे सारे डाउट क्लियर किए हैं तो वो भी क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं है,
ठीक है। So, okay, guys, this is the end for the day. We will discuss the remaining part in next session, and just do what you are doing. Revise your things properly. Do algebra. Do arithmetic. Do numbers. In सबको करते रहो. This part we will discuss in the class, and this will be sufficiently enough for the persons who will attending in it very comfortably. Okay. So thanks everyone for this session. We will meet in the next and do some more stuff. Till then, have a great time. Enjoy your time. Keep practicing and wait for the cat notification to make the thing clear. Thank you everyone. Bye bye.